हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सेक्शन 13 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की, जो कि कहता है ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। और इस सेक्शन को हम इन सब हेडिंग्स में कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सेक्शन 13 क्या प्रोवाइड करता है और उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है। अब देखिए, सेक्शन 5 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी शुड हैपन इंटरवीवोस। इंटरवीवोस का मतलब होता है बिटवीन टू लिविंग पर्संस। तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हमेशा दो लिविंग पर्संस के बीच में होना चाहिए। जैसे कि ए अगर बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, चाहे वो गिफ्ट के थ्रू करे या फिर सेल के थ्रू करे, तो ए और बी दोनों ही लिविंग पर्संस होने चाहिए। अगर बी कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऑलरेडी मर चुका है, तो क्या ए उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है? उसका आंसर है नहीं, क्योंकि डेड, अ पर्सन हु इज ऑलरेडी डेड कैन नॉट होल्ड द राइट्स इन प्रॉपर्टी। कोई भी मृतक व्यक्ति प्रॉपर्टी राइट्स को होल्ड नहीं कर सकता है। उसी तरीके से क्या एक ऐसा व्यक्ति जो कि अभी पैदा भी नहीं हुआ है, क्या उसके फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है? तो उसका आंसर है कि उसके फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है, बट हमको सेक्शन 13 में जो मैकेनिज्म प्रोवाइड किया गया है ट्रांसफर का, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो सेक्शन 13 में पहले हम अनबॉर्न पर्सन का मतलब समझ लेते हैं। यहां पर अनबॉर्न पर्सन का मतलब है अ पर्सन हु हैज एटलीस्ट कम इन एग्जिस्टेंस इन मदर्स वूम। एक ऐसा व्यक्ति जो एटलीस्ट मां के गर्भ में एग्जिस्टेंस में आ चुका हो। अगर कोई व्यक्ति मां के गर्भ में भी एग्जिस्टेंस में नहीं आया है, तो उसको प्रॉपर्टी नहीं दी जा सकती। बट अ चाइल्ड इन मदर्स वूम इज अ कॉम्पिटेंट ट्रांसफरी। तो सेक्शन 13 ऐसे अनबॉर्न की बात करता है हु इज इन एग्जिस्टेंस एटलीस्ट इन मदर्स वूम। तो ऐसे अनबॉर्न को, जो कि मां के गर्भ में एग्जिस्टेंस में आ चुका है, उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है। बट ट्रांसफर कैसे की जाएगी, उसके लिए हमको सेक्शन 13 का मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। देखिए, सेक्शन 13 एक मैकेनिज्म देता है, जिस मैकेनिज्म के थ्रू आप एक अनबॉर्न के फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उस मैकेनिज्म के थ्रू ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। अनबॉर्न के फेवर में प्रॉपर्टी को फ्रीली ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं कि अनबॉर्न के फेवर में प्रॉपर्टी को फ्रीली ट्रांसफर क्यों नहीं किया जा सकता, क्यों हमको सेक्शन 13 के मैकेनिज्म की जरूरत है। तो देखिए, अनबॉर्न के फेवर में अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे, तो उसमें कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती हैं। पहली प्रैक्टिकल डिफिकल्टी यह है कि मान लीजिए मेरा बेटा अभी छोटा है, अभी उस शादी की उम्र से भी वो बहुत दूर है। पर अगर मैं अपने बेटे के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूं, तो कोई जरूरी है कि मेरा बेटा पहली बात तो शादी करे? अगर वो शादी करेगा ही नहीं, तो बेटे का बेटा एग्जिस्टेंस में कहां से आएगा? ठीक है। दूसरी बात यह है कि हो सकता है उसकी शादी हो गई, बट उसके कोई बच्चा ही नहीं हुआ। तो इन दोनों केसेस में क्या होगा कि प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो अबेयंस में चले जाएंगे, वो हवा में लटक जाएंगे, वो सस्पेंडेड हो जाएंगे। प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर कर दी है बेटे के नाम, पर मेरे बेटे ने शादी नहीं करी, तो उसका बेटा कैसे पैदा होगा? तो अब प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? पहली प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम अनबॉर्न पर्संस के फेवर में फ्रीली प्रॉपर्टी का ट्रांसफर अलाउ कर दें, तो लोग क्या करेंगे? प्रॉपर्टी को पीढ़ी दर पीढ़ी या फिर पुश्त दर पुश्त एक ही घर के अंदर प्रॉपर्टी को टाई अप कर देंगे। जैसे कि मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा अपने बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के नाम। अब ये मतलब 7-8 पीढ़ी आगे तक, 7-8 पीढ़ी बाद होने वाले एक बच्चे के फेवर में मैंने प्रॉपर्टी की वेस्टिंग कर दी है। अब ये 8 पीढ़ियों तक प्रॉपर्टी मेरे ही घर परिवार में बंधी रहेगी। इसकी फ्री ट्रांसफरेबिलिटी पे एक बैन लग जाएगा। प्रॉपर्टी में एक परपेचुटी क्रिएट हो जाएगी। अब परपेचुटी क्रिएट होने से बड़े नुकसान होते हैं। जैसा कि पहला नुकसान यह होता है कि समाज को जो प्रॉपर्टी का बेनिफिट मिल सकता था, उस बेनिफिट से समाज जो है, सोसाइटी जो है, वो डिप्राइव हो जाएगी। जैसे कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति इस प्रॉपर्टी को अगर खरीद लेता मेरे से, तो वो व्यक्ति इस प्रॉपर्टी को हॉस्पिटल बनाने के लिए यूज कर सकता था। हो सकता है कि इस प्रॉपर्टी पे कोई पब्लिक पार्क बन जाता। ये भी हो सकता है कि इस प्रॉपर्टी पे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुल जाता, जिससे सारे समाज का भला होता। तो सोसाइटी में जो होने वाले बेनिफिट हैं उस प्रॉपर्टी से, प्रोस्पेक्टिव बेनिफिट हैं, उन बेनिफिट से सोसाइटी डिप्राइव हो जाती है। दूसरा इसमें यह है कि हर बार जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, जैसे सेल के थ्रू, तो गवर्नमेंट उस पर स्टैंप ड्यूटी कलेक्ट करती है। तो अगर प्रॉपर्टी को मैंने 8 पुश्तों तक अपने ही घर में, पीढ़ी दर पीढ़ी अपने ही घर में बांध दिया, तो ये प्रॉपर्टी इतनी पीढ़ियों तक बिक नहीं सकती। बिक नहीं सकती तो मतलब कहीं सेल नहीं हो सकती, और सेल नहीं हो सकती तो इसका मतलब गवर्नमेंट को स्टैंप ड्यूटी का भी नुकसान होगा। तो इसलिए सेक्शन 13 एक ऐसा रूल क्रिएट करता है
जिससे प्रॉपर्टी की फ्री ट्रांसफरेबिलिटी भी इंश्योर रहती है, बहुत लंबे समय तक प्रॉपर्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक घर के ही अंदर बंध जाए, एक परिवार में ही बंध जाए, इसको भी बचाती है, इस परपेचुटी को क्रिएट होने से रोकती है। तो आइए जानते हैं कि सेक्शन 13 के प्रिंसिपल्स क्या हैं। जैसा कि मैंने आपको समझाया है कि इट प्रिवेंट्स प्रॉपर्टी फ्रॉम गोइंग इन अबेयंस। अबेयंस का मतलब अगर आपने किसी प्रॉपर्टी ऐसे मरे हुए व्यक्ति को दे दी तो प्रॉपर्टी राइट्स अबेयंस में चले जाएंगे, क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति तो प्रॉपर्टी को होल्ड कर नहीं सकता। उसी तरीके से आपने ऐसे अनबॉर्न को दे दी जो कि मां के गर्भ में भी एग्जिस्टेंस में नहीं आया, तो भी प्रॉपर्टी राइट अबेयंस में चले जाएंगे। तो सेक्शन 13 कहता है कि अनबॉर्न पर्सन मस्ट हैव बीन इन एग्जिस्टेंस एटलीस्ट इन द मदर्स वूम। दूसरा है गिविंग इफेक्ट टू ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न। हम प्रॉपर्टी को एक अनबॉर्न पर्सन तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 13 जो है वो सेक्शन 5 का एक एक्सेप्शन है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। और तीसरा है एंश्योरिंग फ्री सर्कुलेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। जैसे कि मैंने समझाया कि सेक्शन 13 एंश्योर करता है कि प्रॉपर्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक परिवार में टाइड अप नहीं होगी। सेक्शन 13 और इस रूल को सेक्शन 14 भी फर्दर करता है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब ये देखिए कि यहां पर सेक्शन 13 को सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है। सेक्शन 13 का ही सम एंड सब्सटेंस है, बहुत ही सिंपल शब्दों में, कि अगर एक अनबॉर्न तक हमको प्रॉपर्टी पहुंचानी है उसके बेनिफिट के लिए, तो प्रॉपर्टी कैसे दी जाएगी। तो यहां कहता है फॉर अ ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न, फर्स्ट लाइफ एस्टेट हैज टू बी क्रिएटेड इन द फेवर ऑफ लिविंग पर्सन और पर्संस, एंड देन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इन द फेवर ऑफ अनबॉर्न शुड बी ट्रांसफर्ड। तो आइए देखिए इसको समझते हैं ये कैसे होता है। अब दो तरीके हैं, वही जो अभी हमने सिंप्लीफाइड सेक्शन 13 पढ़ा, उसी के हम दो एग्जांपल्स यहां पे देखेंगे और समझेंगे कि क्या मैकेनिज्म है सेक्शन 13 का। अगर हमको सेक्शन 13 के हिसाब से प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, तो आप प्रॉपर्टी सेक्शन 13 में डायरेक्ट अनबॉर्न को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। आपको प्रॉपर्टी को पहले ट्रांसफर करना पड़ेगा एक प्रायर इंटरेस्ट में। मतलब अनबॉर्न से पहले एक हमको प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा प्रॉपर्टी में, और इस प्रायर इंटरेस्ट के टर्मिनेट होने से पहले अगर अनबॉर्न या तो बॉर्न हो जाता है या फिर मां के पेट में, मां के गर्भ में एग्जिस्टेंस में आ जाता है, तो प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट इंटरेस्ट फिर उस अनबॉर्न के फेवर में चला जाएगा। तो देखिए यहां पर जैसे ए ने प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया एक्स को, एक्स यहां पर क्या है, एक्स यहां पर है प्रायर इंटरेस्ट। एक्स है यहां पे प्रायर इंटरेस्ट। तो ए डायरेक्टली, ये यूबी है, यूबी अनबॉर्न है, तो ए डायरेक्टली अनबॉर्न को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता है। ए को पहले एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसने प्रॉपर्टी पहले एक्स को ट्रांसफर की। एक्स क्या है यहां पर प्रायर इंटरेस्ट, और एक्स को किस तरीके का इंटरेस्ट दिया गया है प्रॉपर्टी में, एक्स को दिया गया है लाइफ इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में। लाइफ इंटरेस्ट को हम लाइफ एस्टेट भी कहते हैं। ये एक तरीके का ट्रस्ट क्रिएट कर दिया गया है एक्स के फेवर में। लाइफ एस्टेट या फिर लाइफ इंटरेस्ट का मतलब यह है कि एक्स जो है वो प्रॉपर्टी को अपनी लाइफ टाइम में एंजॉय करेगा, उसको बेच नहीं सकता, एलिनिएट नहीं कर सकता है, बट उसको पजेस कर सकता है प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी से बेनिफिटेड हो सकता है, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकता है, बट प्रॉपर्टी को टर्मिनेट नहीं करेगा। तो यहां एक ट्रस्टी की तरह वो प्रॉपर्टी को रखेगा। तो एक्स हमारा हो गया प्रायर इंटरेस्ट, इसको हमने क्या ट्रांसफर किया, इसको हमने लाइफ इंटरेस्ट ट्रांसफर किया। पावर टू एलिनिएट, पावर टू सेल नहीं दिया है। और एक्स के बाद जब एक्स मरेगा, क्योंकि इसका लाइफ इंटरेस्ट है, तो जब इसकी लाइफ खत्म होगी उससे पहले अनबॉर्न एटलीस्ट मां के गर्भ में एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए। और जैसे ही बच्चा एग्जिस्टेंस में आएगा, अनबॉर्न मतलब यूबी, अनबॉर्न के फेवर में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट आ जाएगा प्रॉपर्टी का। मतलब कि अब अनबॉर्न को लाइफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, अनबॉर्न अब सेल भी कर सकता है प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी में जितना इंटरेस्ट ए का था उतना ही इंटरेस्ट अब अनबॉर्न का हो जाएगा, अनबॉर्न को मिलेगा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। अब एक दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की एक्स को क्या दिया, लाइफ इंटरेस्ट दिया, और उसने वाई को भी लाइफ इंटरेस्ट दिया, और उसने जेड को भी लाइफ इंटरेस्ट दिया। ये एक्स, वाई और जेड, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों यहां पे प्रायर इंटरेस्ट हैं। ये तीनों यहां पर प्रायर इंटरेस्ट हैं। तो उसने क्या किया, ए हैज ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी एक्स फॉर लाइफ,
वाई फॉर लाइफ एंड जेड फॉर लाइफ। एंड जेड के मरने से पहले यहां पर अनबॉर्न एटलीस्ट ही शुड कम इन एग्जिस्टेंस इन मदर्स वूम, और उसके बाद यूबी यानी कि अनबॉर्न को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इन ए प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर दिया है। तो पॉइंट यहां पर यह है कि कितने भी इंटरमीडिएरी, कितने भी इंटरमिटेंट लाइफ इंटरेस्ट किए जा सकते हैं। यहां पर खाली एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट हुआ था, यहां पर तीन एक्स वाई जेड तीन लाइफ इंटरेस्ट किए गए हैं क्रिएट। पर शर्त यह है कि एक्स वाई एंड जेड ऑल थ्री ऑफ देम शुड बी अलाइव, शुड बी लिविंग एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। तो ये तीनों का जिंदा होना ट्रांसफर के समय, जब ए ने लाइफ इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है तो एक्स वाई और जेड तीनों का जिंदा होना ट्रांसफर के समय जरूरी है। ऑल दीज थ्री प्रायर इंटरेस्ट शुड बी अलाइव, बी अलाइव एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। अब यहां पर जेड के मरने से पहले इस बच्चे को एटलीस्ट इन मदर्स वूम एग्जिस्टेंस में आ जाना है। अब मान लीजिए कि यह बच्चा एग्जिस्टेंस में नहीं आता, यह बच्चा एग्जिस्टेंस में नहीं आता और जेड जो है मर जाता है, जेड डाइज बिफोर अनबॉर्न कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो उस केस में क्या होगा, ये सारी प्रॉपर्टी जो है रिवर्ट हो जाएगी ए के पास, ये सारी प्रॉपर्टी ए के पास वापस आ जाएगी। और अगर ए मर चुका है तो ए के लीगल एयर्स के पास ये प्रॉपर्टी वापस आ जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि अनबॉर्न मस्ट कम इन एग्जिस्टेंस बिफोर द टर्मिनेशन ऑफ द लास्ट प्रायर इंटरेस्ट और लास्ट प्रोसीडिंग इंटरेस्ट। तो यहां पर हमने दो बातें समझी। पहली बात तो यह है कि डायरेक्ट ट्रांसफर अनबॉर्न के फेवर में नहीं हो सकता, पहले एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। उस प्रायर इंटरेस्ट के टर्मिनेशन से पहले यह बच्चा एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि प्रायर इंटरेस्ट को खाली लिमिटेड इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी मिलेगा, जैसे कि लाइफ इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी मिला है, और अनबॉर्न को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में मिलेगा। तीसरी बात यहां पे यह है कि एक से ज्यादा भी प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किए जा सकते हैं, बट द कंडीशन इज दैट ऑल द प्रायर इंटरेस्ट शुड बी अलाइव एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। अब देखिए यहां पर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना क्यों जरूरी है। लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना इसलिए जरूरी है कि अगर ए जिंदा रहता है अनबॉर्न के एग्जिस्टेंस में आने तक, तो ए डायरेक्टली भी ट्रांसफर कर सकता है ना। पर ए को ये उम्मीद है कि ये अनबॉर्न आने वाले समय में शायद मेरे जीते जी कभी एग्जिस्टेंस में ना ही आए, बहुत समय बाद आए मेरे मरने के बाद, तो वो बीच में एक लाइफ इंटरेस्ट यहां पर क्रिएट करके जाएगा। अब जो कुछ भी हमने यहां पर समझा है वही मेथड ऑफ ट्रांसफर है। मेथड ऑफ ट्रांसफर जो हमने अभी आपको समझा दिया कि नो डायरेक्ट ट्रांसफर इन द फेवर ऑफ पर्सन हु इज नॉट इन एग्जिस्टेंस बिकॉज सेक्शन 5 अलाउज ट्रांसफर बिटवीन टू लिविंग पर्संस ओनली। दूसरा है फर्स्ट यू क्रिएट अ प्रायर इंटरेस्ट इन द फेवर ऑफ सर्टेन पर्सन और पर्संस हु आर एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। अभी बताया था ना कि एक्स वाई जेड तीनों का एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ लाइफ इंटरेस्ट उनका जिंदा होना जरूरी है। लाइफ इंटरेस्ट का मतलब भी यहां दे रखा है कि इट इज ओनली गिविंग राइट टू पोजीशन एंड एंजॉयमेंट एंड नॉट राइट टू सेल। और तीसरा है ट्रांसफर ऑफ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इन द फेवर ऑफ अनबॉर्न। आप अनबॉर्न के फेवर में फर्दर लाइफ इंटरेस्ट नहीं दोगे, जैसे ही अनबॉर्न एग्जिस्टेंस में आएगा पूरा का पूरा इंटरेस्ट जितना है प्रॉपर्टी का, भले ही उसको बेचने का संपूर्ण अधिकार प्रॉपर्टी में जो भी है वो सारे अनबॉर्न के फेवर में ट्रांसफर हो जाएंगे। उसके बाद ये कुछ की पॉइंट्स हैं, ज्यादातर मैंने आपको समझाई दिए। When the last preceding life interest dies, unborn should come in existence at least in mother's womb, वरना पूरी प्रॉपर्टी ओरिजिनल ट्रांसफरर को रिवर्ट हो जाएगी, और ओरिजिनल ट्रांसफरर अगर मर चुका है तो उसके लीगल एयर्स को चली जाएगी। If unborn does not come into existence before the prior life interest dies, the property reverts back to the transferor or his legal heirs। ये भी पॉइंट आपको समझा दिया है कि गिविंग लाइफ इंटरेस्ट मींस prior life interest will only hold the property during his lifetime, and after the death of the prior interest, absolute interest in the property will go to the unborn person, ultimate beneficiary who is unborn, and more than one prior life interest can also be created, but all of them should be alive at the time of transfer। उसके बाद यहां पर कुछ illustrations हम देख लेते हैं। पहला illustration है, और हम यहीं पे एनालाइज कर लेंगे कि जो ट्रांसफर हुआ है अनबॉर्न के फेवर में वो वैलिड है या वॉइड है। पहला है कि ए मेक्स अ गिफ्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ बी। तो ए का एक बड़ा बेटा है, उसने बड़े बेटे के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है डायरेक्ट।
और जो बेटा है उसका, अपना जो बेटा है अभी, उसकी शादी भी नहीं हुई है। तो जब मेरे बच्चे की शादी नहीं हुई तो मैं अपने बच्चे के नाम प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर कर सकता हूं? क्या पता शादी हो ना हो, है ना? तो यहां डायरेक्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, तो ये गिफ्ट जो है वॉइड है। अगर इस गिफ्ट को वॉइड नहीं होना है, वैलिड होना है, तो ए को क्या करना चाहिए था? ए को अपने बेटे के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट, प्रायर इंटरेस्ट पहले क्रिएट करना चाहिए था, एंड देन उसके बाद अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो अनबॉर्न है उसके एग्जिस्टेंस में आते ही ऐसा प्रोविजन करना चाहिए था कि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट प्रॉपर्टी का उसके फेवर में चला जाए। बट यहां उसने प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट नहीं किया है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है एक अनबॉर्न के नाम, तो ये वॉइड है। दूसरा है ए ट्रांसफर्स हिज हाउस टू एक्स फॉर लाइफ। देखिए यहां पर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया है, एक्स फॉर लाइफ, एंड देयर आफ्टर टू अनबॉर्न हु इज द अनबॉर्न सन ऑफ ए। तो ए ने पहले एक्स के नाम प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया, लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया, और उसके बाद वो प्रॉपर्टी जानी है अनबॉर्न को, सन ऑफ ए। तो ये ट्रांसफर ऑफ हाउस जो है इन द फेवर ऑफ अनबॉर्न इज वैलिड, क्योंकि यहां प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया है। थर्ड है ए ट्रांसफर्स हिज प्रॉपर्टी टू एक्स फॉर लाइफ, then to y for life, then to z for life, and then thereafter to the unborn son of z। ये इलस्ट्रेशन मैंने आपको पिछले स्लाइड में भी दिखाया था। x y z आर ऑल लिविंग पर्संस, जैसे कि बताया था कि कितने भी लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट हो सकते हैं, बट सबके सब लिविंग होने चाहिए एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। तो ये ट्रांसफर जो है पूरी तरीके से वैलिड है। एंड लास्ट है ए ट्रांसफर्स हिज प्रॉपर्टी टू एक्स फॉर लाइफ एंड देयर आफ्टर टू अनबॉर्न फॉर लाइफ। देखिए अनबॉर्न को हमेशा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिलता है प्रॉपर्टी में, आप अनबॉर्न को भी लाइफ इंटरेस्ट नहीं दे सकते हैं, वरना परपेचुइटी क्रिएट हो जाएगी। मैं 10 अनबॉर्न के नाम लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दूंगा, लाइफ इंटरेस्ट मतलब प्रॉपर्टी सेल ही नहीं हो सकती, तो अनबॉर्न के पास हमेशा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जाना चाहिए। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि अनबॉर्न के फेवर में भी लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया है, तो ये ट्रांसफर जो है वॉइड है। यहां लिखा भी हुआ है कि हियर ट्रांसफर ऑफ लाइफ इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ एक्स इज वैलिड, but the transfer of life interest in the favor of unborn is void, because unborn के फेवर में absolute interest create हुआ होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से सेक्शन 13 क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।